नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, अल्पसंख्यकों सहित सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित। श्री नकवी ने गलत सूचना देने वालों और राष्ट्र के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी। केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल लॉकडाउन की समीक्षा के लिए मुंबई पहुंचा, विभिन्न राज्यों में स्थिति का आकलन करेगा। सरकार ने कहा, लॉकडाउन के उपायों को लागू करने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कोविड-19 की जांच सुविधा में लगातार वृद्धि कर रही है। अगले महीने के अंत तक प्रतिदिन 1 लाख जांच होने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल विस्तार, 5 नए मंत्री शामिल। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आव्रजन पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी चारू सक्सेना। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव राजनीतिक फैशन नहीं है, बल्कि ये भारत और भारतीयों के लिए एक अच्छा जुनून है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नकवी ने कहा कि समावेशी संस्कृति और प्रतिबद्धता ने देश को अनेकता में एकता के ताने बाने के साथ एकजुट किया है। 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमजान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तराबी या और भी जो रमजान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं, उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के संवैधानिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार भारत की संवैधानिक और नैतिक गारंटी हैं। श्री नकवी ने कहा कि भारत में मुसलमान समृद्ध हैं और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वे उनके मित्र नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि लोगों को दुष्प्रचार के उद्देश्य से फैलाई जा रही फर्जी खबरों और साजिशों से सावधान रहना चाहिए। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समूचा देश जाति, धर्म और क्षेत्र के सभी बंधनों को तोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। श्री नकवी ने बताया कि 30 से अधिक राज्य वक्फ बोर्डों ने रमजान के महीने में सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों, धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों, मुस्लिम समुदाय और स्थानीय प्रशासन के समन्वय और सहयोग से लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई और ईमानदारी से पालन करने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने की कार्यनीति पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वास्थ्यकर्मियों, सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों की 2 टीम आज मुंबई गई हैं। ये दोनों टीम लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति का आकलन करेंगी और राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगी। ये टीम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के उपायों को लागू करने और उनके अनुपालन का आकलन करेंगी। इस दौरान मजदूरों और गरीब लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों की स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस स्थिति के आकलन के लिए केंद्र के 2 अंतर मंत्रालय दल मुंबई और पुणे में पहुंच गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय मल्होत्रा के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रालयीन केंद्रीय टीम ने कल पुणे के जिलाधिकारी, आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की और वहां के हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र में आए दोनों दल आज दिन भर में मुंबई और पुणे के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे।
यह दल लॉकडाउन अवधि के दौरान इन शहरों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य तथा अस्पताल संबंधी सुविधाएं, स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा, परीक्षण किट की उपलब्धता जैसी बातों का जायजा लेंगी। गौरतलब है कि मुंबई में कम से कम 53 पत्रकारों के कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। बीएमसी ने उन्हें अगले 14 दिनों के लिए एक होटल में अलगीकरण में रखा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गृह मंत्रालय लॉकडाउन उपायों को लागू करने की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। मंत्रालय की अधिकारी ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जहां लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, वहां राज्यों के साथ विचार विमर्श के साथ उपयुक्त उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को इस संबंध में पत्र लिखा है और कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को कमजोर नहीं कर सकते। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कोविड-19 की जांच सुविधा में लगातार वृद्धि कर रही है। इसके लिए कई सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी जा रही है। अब तक 201 सरकारी तथा 86 निजी प्रयोगशालाओं और 3 संग्रह केंद्रों को कोविड-19 जांच के लिए मंजूरी दी गई है। परिषद ने कहा है कि देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं की जांच क्षमता भविष्य में और बढ़ाई जाएगी। अगले महीने के अंत तक इसके प्रतिदिन 1 लाख होने की आशा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि रैपिड एंटीबॉडी जांच का उपयोग अलग अलग व्यक्ति की जांच के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए एंटीबॉडी कितना कारगर होगा। परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि इसका उपयोग निगरानी के लिए किया जा सकता है। ये सारी टेस्ट जो एंटीबॉडी टेस्ट आई हैं, ये CE-IVD अप्रूव्ड हैं। इनको टेस्ट किया गया था कि उसकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्लेम्ड है वो उसके कॉन्फिडेंस के रेंज में है क्या, उसमें वो ठीक पाई गई। ये BGI किट US FDA अप्रूव्ड है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड काफी अच्छे हैं। ये जब किट हमको रखना है तो उसको 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए। 20 डिग्री के अगर ऊपर गया तो वो टेस्ट रिजल्ट्स बराबर नहीं आ सकते हैं। हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी बताया है कि जो NIV में हम किट इस्तेमाल करते हैं वो किट तकरीबन 10,000 टेस्ट के लिए काफी है। वो नाइसेड में है कलकत्ता में, वो हम उनको टेम्पररी क्राइसिस टाइड ओवर करने के लिए दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर सभी लोक सेवकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवकों ने जन कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए हमारे लोक सेवकों ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों के उच्च प्रोफेशनल मानक समय के साथ शांति और संकट के काल में भी खरे उतरे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कोविड-19 महामारी को पराजित करने में लोक सेवकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोक सेवक जरूरतमंदों की सहायता और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने भारत के प्रशासनिक ढांचे की परिकल्पना की थी तथा प्रगति उन्मुख और दयालु व्यवस्था बनाने पर बल दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर कहा कि लोक सेवकों ने भारत की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाई है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने लोक सेवकों से नैतिक और जवाबदेह प्रशासन के लिए पुनः समर्पित होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों को नए भारत के निर्माण को सफल बनाने में भूमिका निभानी चाहिए। श्री गौबा ने उन्हें कोविड-19 से लड़ाई के लिए तैयार रहने को भी कहा। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाती है। बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और REC ने लॉकडाउन के बीच राहत कार्यों में मदद की है। निगम का सामाजिक उत्तरदायित्व निकाय REC फाउंडेशन जरूरतमंद लोगों को भोजन, राशन, आवश्यक वस्तुओं के पैकेट, मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर रहा है। ये फाउंडेशन वंचित लोगों को आवास भी उपलब्ध करा रहा है। इन प्रयासों से अब तक 76,000 दिहाड़ी मजदूर और उनके परिवार लाभान्वित हुए हैं।
आरईसी ने भोजन के 500 पैकेट उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग किया है। निगम ने कोविड-19 महामारी से भारत की लड़ाई में योगदान के लिए पीएम केयर्स फंड में 150 करोड़ रुपए दान किए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। श्री बैजल ने लॉकडाउन के अनुपालन, कोविड-19 की जांच की मौजूदा स्थिति, होम क्वारंटीन, कंटेनमेंट जोन के प्रबंधन, रैन बसेरों और भोजन के केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार कंटेनमेंट जोन तथा भोजन के केंद्रों और रैन बसेरों के प्रबंधन की सलाह दी। उपराज्यपाल ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष निगरानी और जांच का अनुपालन करने की जरूरत पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, अल्पसंख्यकों सहित सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित। श्री नकवी ने गलत सूचना देने वालों और राष्ट्र के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी। केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल लॉकडाउन की समीक्षा के लिए मुंबई पहुंचा, विभिन्न राज्यों में स्थिति का आकलन करेगा। सरकार ने कहा, लॉकडाउन के उपायों को लागू करने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कोविड-19 की जांच सुविधा में लगातार वृद्धि कर रही है। अगले महीने के अंत तक प्रतिदिन 1 लाख जांच होने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल विस्तार, 5 नए मंत्री शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आव्रजन पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। देश में कोविड-19 के 1336 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 18,601 हो गई है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 3,250 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों में 47 लोगों की इससे मौत हुई है और अब तक इस वायरस से कुल 590 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पूर्णबंदी से पहले 3.5 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही थी, लेकिन पूर्णबंदी के बाद मरीजों की संख्या दोगुनी होने में अब 7.5 दिन लग रहे हैं। इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 78 नए मामलों का पता चला है। इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 2081 हो गई है। दिल्ली सरकार ने 471 लोगों के ठीक होने की पुष्टि की है। इस संक्रमण से 47 लोगों की मौत हो गई है। कल 1513 जांच हुई। अब तक 25,900 लोगों की जांच हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोविड-19 से संक्रमित 472 नए मामले आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 4,676 हो गई है। 572 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। गुजरात में पिछले 15 घंटों में 127 नए मामले आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 2,000 के आंकड़े को पार कर गई है। सबसे अधिक सूरत से 67 और अहमदाबाद से 50 मामले आए हैं। इस बीच अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च केंद्र प्लाज्मा अनुसंधान के लिए देश का पहला अधिकृत अध्ययन केंद्र बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में आईसीएमआर और संस्थान के बीच कल रात समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
एसवीपी संस्थान सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित एक सरकारी अस्पताल है जो कोविड-19 रोगियों के लिए एक प्रमुख उपचार केंद्र बना है। अहमदाबाद नगर निगम के आयुक्त विजय नेहरा ने कहा कि संस्थान ने इस अनुसंधान के लिए संभावित दाताओं की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है। कल कोविड-19 के रोगी पर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया, जिनकी स्थिति अभी स्थिर है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 उपचार के लिए इसका उपयोग करने के अनुसंधान के भागरूप आने वाले दिनों में इस तरह से और अधिक लोगों के प्लाज्मा लिए जाएंगे। इसके अलावा इस हॉस्पिटल में कल 30 वर्षीय कोविड-19 रोगी की सी सेक्शन प्रसूति भी सफलतापूर्वक की गई, जो राज्य में ऐसा पहला मामला है। कोरोना वायरस के उपचारों में संस्थान की सफलता को देखते हुए नगर निगम ने अस्पताल की बिस्तर क्षमता मौजूदा 500 से बढ़ाकर 1000 बिस्तरों की करने का निर्णय किया है। अपर्णा खुद, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान में कोविड-19 से 52 नए मामले आने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1628 हो गई है। सबसे ज्यादा 34 मरीज जयपुर से मिले हैं। इसके साथ ही जयपुर में संक्रमित लोगों की संख्या 619 हो गई है। जोधपुर में 5 नए मामले आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 265 हो गई है। भीलवाड़ा में 4 मामलों की पुष्टि हुई है। एक रिपोर्ट। कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों में सहयोग और निगरानी के लिए केंद्र की एक टीम का आज जयपुर के कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा करने का कार्यक्रम है। यह टीम विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी। इस बीच राज्य सरकार ने आज कोरोना जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट के उपयोग पर रोक लगा दी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि रैपिड टेस्ट किट की जांच के नतीजे 90% तक सही आने थे, लेकिन महज 5.4% नतीजे ही ठीक आ रहे हैं। श्री शर्मा ने बताया कि इस बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को स्थिति से अवगत कराया गया है और उनसे परामर्श मांगा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 रोगियों की संख्या 757 हो गई है। 96 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 22 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। संक्रमण के ज्यादातर मामले कुरनूल, श्रीपोट्टी, श्रीरामलू, नेल्लौर और गुंटूर जिलों में सामने आए। झारखंड में अब तक कोरोना वायरस से 46 लोग संक्रमित हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग ठीक हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि सोमवार से कुछ आवश्यक सेवाओं को कड़ी शर्तों के साथ छूट दी जा रही है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देर रात कोरोना महामारी की रोकथाम, बचाव और इलाज तथा लॉकडाउन को लेकर वित्त, वाणिज्यकर एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री वंदना गुप्ता और कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लॉकडाउन के तहत कुछ सेवाओं में दी गई छूट में नियमों की अनदेखी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो तुरंत रियायतों को वापस ले लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 कोरोना संक्रमित मरीज के स्वस्थ होने पर शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि कोरोना से लड़ाई में यह जीत काफी अहम है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सहायता मोबाइल ऐप ने राज्य के बाहर लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों की जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इससे उन्हें वहीं पर मदद पहुंचाई जा रही है और उनके बैंक खातों में राज्य सरकार द्वारा 2000 रुपए भी डाले जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। मेघालय में कल कोविड-19 से एक और व्यक्ति संक्रमित पाया गया। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 11 हो गई है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कल रात एक ट्वीट संदेश में कहा कि इस वायरस से संक्रमित मरीज उनका पारिवारिक मित्र है। राज्य में अब तक एक व्यक्ति की इस वायरस से मौत हुई है। करीब 838 नमूनों की जांच हुई है, जिसमें से 714 में इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई है और 113 की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी सहायता ली जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ आरोग्य सेतु ऐप विकसित की है। इसके शुरू होने के केवल 18 दिन में लगभग 7 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। ये ऐप रेडियो सिग्नल तकनीक पर काम करता है। एक रिपोर्ट। मात्र 30 सेकंड में आरोग्य सेतु ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके आप अपने परिवार और खुद को भी कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो यह ऐप आपको अलर्ट भेजकर सूचित करता है।
यहाँ तक कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से 14 दिन पहले भी मिले थे जिसके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि आज होती है, तब भी यह ऐप आपको आवश्यक सावधानी बरतने के लिए अलर्ट के माध्यम से सूचित करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ आसान से प्रश्नों के उत्तर देकर आप खुद भी अपने स्वास्थ्य का विश्लेषण इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना से लड़ने के लिए देश की जनता से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। इस ऐप के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय साहनी ने कहा, If this app is downloaded by each one of us who carries a smartphone, then it is possible for us to generate alerts, early alerts, alert that might reach you even before you realize that you have a possibility of getting infected. In case, God forbid, you actually have the disease, then and you need hospitalization, then connect you with hospitalization service providers as well. This app is the best way to actually get all those services. आकाशवाणी समाचार कर्मियों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके अपने सहकर्मियों को कोरोना से सुरक्षित किया है। आपसे भी यह अनुरोध है कि आप भी इसे डाउनलोड करके अपने स्वजनों और स्वयं को सुरक्षित रखें। घर में ही रहें और नवीनतम जानकारी के लिए आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ने कोरोना वायरस प्रकोप के बीच सैनिटाइजर की बढ़ती मांग के मद्देनजर अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर बनाया है। इसमें बहुत प्रभावी प्राकृतिक रोगाणु रोधी एजेंट तुलसी और कीटाणुओं को मारने के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। संस्थान के निदेशक डॉ एसके बारिक ने बताया कि हर्बल हैंड सैनिटाइजर का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है और सतह के रोगाणुओं को नष्ट करने में इसे बेहद प्रभावी पाया गया है। उन्होंने बताया कि इसका प्रभाव लगभग 25 मिनट तक रहता है और ये त्वचा को निर्जलीकरण से बचाता है। डॉ बारिक ने बताया कि क्लीन हैंड जेल के ब्रांड नाम का ये उत्पाद बहुत जल्द बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान देश में लाइफलाइन उड़ान योजना के तहत 301 उड़ानों से 507 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 184 उड़ान एयर इंडिया और अलायंस एयर ने संचालित की है। हमारी संवाददाता ने बताया कि पवन हंस लिमिटेड सहित हेलीकॉप्टर सेवाओं से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, द्वीप समूह और पूर्वोत्तर में आवश्यक चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति की जा रही है और रोगियों को पहुंचाया जा रहा है। देश के दूर दराज इलाकों में आवश्यक दवाएं और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लाइफलाइन उड़ान सेवा शुरू की गई है। इस लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा के तहत 3 लाख किलोमीटर से अधिक हवाई दूरी तय की जा चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर और द्वीप क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एयर इंडिया और भारतीय वायुसेना मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और अन्य द्वीप क्षेत्रों में चिकित्सा उपकरण पहुंचाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं घरेलू कार्गो ऑपरेटर स्पाइस जेट, ब्लू डार्ट और इंडिगो वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं। इन कार्गो में बड़ी मात्रा में चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट, मास्क और दस्ताने शामिल हैं। लाइफलाइन उड़ान सेवा की उड़ानों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है ताकि विभिन्न हितधारकों के बीच सुचारू समन्वय स्थापित किया जा सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। लॉकडाउन के दौरान डाकघर न केवल पत्र पहुंचाने और वित्तीय सेवाएं कर रहे हैं बल्कि आवश्यक वस्तुएं भी पहुंचा रहे हैं। डाक विभाग अपने कर्मचारियों और नागरिकों के लिए सुरक्षा उपाय भी कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल सहित कई डाक सर्कलों में आवश्यक डाक और वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल डाकघर काम कर रहे हैं। लोगों में चिर परिचित लाल डाक सेवा वाहन, आवश्यक दवा, कोविड-19 परीक्षण किट सहित वेंटिलेटर भी पहुंचा रहा है। कार्गो उड़ान और विशेष पार्सल ट्रेन का भी उपयोग किया जा रहा है ताकि समय पर डाक वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
भारतीय दवा निर्माता संघ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और ऑनलाइन दवा कंपनियों के साथ मिलकर हजारों टन के दवा और चिकित्सा उपकरण अस्पतालों और ग्राहकों के घर तक डाक विभाग ने पहुंचाया है। डाक विभाग ने ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मृत्यु की स्थिति में ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लॉकडाउन के दौरान देश भर में जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। गुजरात के विभिन्न स्थानों से निर्माण श्रमिकों, अन्य कामगारों और किसानों ने बताया कि उन्हें विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत राहत सामग्री मिल रही है। हमारे संवाददाता ने कुछ लाभार्थियों से बातचीत की। मेरा नाम राजू है, मजदूरी काम करता हूँ। सरकार ने 3 महीने के लिए हमको अनाज दिया है, इससे हमारे को बहुत राहत मिली है। इससे हमारा परिवार का भरण पोषण होता है। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम भरत कुमार भट्ट है, मैं वैभव सोसाइटी में रहता हूँ और मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और मुझे सरकार श्री की तरफ से वो जो APL कार्ड 1 की किट मिली है उससे मैं थोड़ा गुजारा चलता है और वो किट देने से मेरा सरकार का आभार मानता हूँ। छोटा उदयपुर से विक्रम राठवा बोल रहा हूँ और 3 बच्चों का 1200 रुपया लेके 3600 रुपया पेंशन भी जमा हुआ है और किसान का 2000 रुपया मेरे खाते में जमा है और अनाज रेशन कार्ड का भी मेरे मुफ्त मिल चुका है। इसलिए मैं सरकार का आभार व्यक्त मान चुका हूँ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा स्वच्छता मानकों का पालन करने की सलाह दी। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक ये नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। इससे कोविड ही नहीं, कई और इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू है या टीबी है, ये भी हमारे देश में कम होंगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया कि ज्यादातर मामलों में कोविड-19 संक्रमण स्वयं तक ही सीमित है। बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डायबिटीज की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, समय की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इकट्ठी हो गई है उसकी वजह से उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है। ये शुरू की रिपोर्ट थी जिसके बेसिस पे ये मानना था। जैसे जैसे और रिसर्च आई ये देखा गया कि सिर्फ बुजुर्ग नहीं, यंग एडल्ट भी जो हैं उसमें बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये किसी को नहीं मान के चलना चाहिए कि आपकी उम्र यंग एडल्ट है तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए आप जो है कहीं पे भी बाहर घूम सकते हैं, सारे लॉज ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रिवेंशन नहीं करेंगे, आपके हित में नहीं है और दूसरे के हित में नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोरोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर नंद कुमार परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। मध्य प्रदेश में राज्यपाल लालजी टंडन ने एक सादा समारोह में आज 5 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ लेने वालों में नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह शामिल हैं। राज्य में 22 मार्च को शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले ही काम कर रहे थे और लगभग 1 माह बाद उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपायों का पूरा ध्यान रखा गया। यही कारण है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी सादा और संक्षिप्त रहा। भोपाल के रेड जोन में होने के कारण और भीड़ कम रखने के लिए मीडिया को भी इस कार्यक्रम के कवरेज से दूर रखा गया और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जनसंपर्क विभाग के YouTube चैनल पर किया गया। मंत्रिमंडल छोटा होने के बाद भी इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए नेताओं को भी शामिल किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में आव्रजन पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। नोवल कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में 40,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार देश में 7,50,000 से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, अल्पसंख्यकों सहित सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित। श्री नकवी ने गलत सूचना देने वालों और राष्ट्र के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी। केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल लॉकडाउन की समीक्षा के लिए मुंबई पहुंचा, विभिन्न राज्यों में स्थिति का आकलन करेगा। सरकार ने कहा, लॉकडाउन के उपायों को लागू करने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल विस्तार, 5 नए मंत्री शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आव्रजन पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।